सिल्वर जुबली कहते हैं अंग्रेजी में। जब हम अपने देश के विचारों को आगे ले बढ़ रहे हैं, न्यू इंडिया का सपना जब आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, उस न्यू इंडिया में सबसे ज्यादा भागीदार इस देश का युवा है। वो भौगोलिक रूप से भी हम संख्या देखेंगे तो भारत का युवा सबसे ज्यादा है। वो आने वाले 20 साल की देश की नहीं तो सिर्फ विश्व की पूरी प्रगति में भारत का युवा सबसे बड़ा स्थान लेके भारत नहीं तो विश्व की पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है विश्व की, इसको आगे बढ़ाने वाला है। आज वो युवा इस भारत का युवा है और वो भी युवा है, ये यूनिवर्सिटी भी युवा है। और जब कहते हैं कि आग से निकल के ही सोना अच्छा चमकता है, वैसे अभी सिल्वर से गोल्डन जुबली जाने वाले 25 साल की इस आग से, इस परिश्रम से मैं जानती हूँ आपका भी सोना खरा ही निकलेगा, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज विषय मुझे कुछ दिया नहीं है। मैंने पूछा भी अमी जी से कि अमी जी मैं बोलूँ क्या, क्योंकि अभ्यास पूर्वक यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो अपने अपने रूप से अपने अपने संस्थाओं में अपने अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मेरी जैसी एक छोटी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता अपने रूप से क्या कहेगी युवा संगठन और उसके साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार। मैं इतना ही कहूँगी कि आज मुझे जो मेरा अस्तित्व है, एक भारतीय नागरिक का अस्तित्व है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से बनाया हुआ है, इसलिए आज मेरा अस्तित्व है। मुझे याद है जब हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में जब घुसे रहते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है, ये अप है और ये डाउन है, ऐसे जब राजनीतिक विचारों पे हम लड़ते हैं, तभी कोई कहता है बाबा साहेब मेरा है, कोई कहता है बाबा साहेब इनका है। मैं कहती हूँ बाबा साहेब किसी के नहीं, इस देश के हैं और हम सब के हैं, वो किसी एक जाति प्रजाति के नहीं है। ये क्यों किया होगा, क्या हुआ होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे अपनी बचपन की कहानी याद है। मेरे पिताजी पहले संघ के प्रचारक भी थे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी, और मेरा एक ही साल में जन्म हुआ, उसके पहले जनसंघ का काम करते थे। तब जब नए 7वीं 8वीं कक्षा में जब मैं पता चलने लगे, मैं अपने स्कूल जब जाती थी तो हमारा स्कूल का नाम था बालमोहन विद्या मंदिर, और एक एक क्लास में 80-90, और मराठी माध्यम के स्कूल में मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि जब तक तुम अपनी मातृभाषा नहीं समझ पाओगे तो तुम देश और कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब मातृभाषा के मेरे अभ्यास वर्ग में मैं बैठी रहती थी, 70-80 बच्चे हम पढ़े रहते थे, किसी का ये लास्ट नेम रहेगा, किसी का वो रहेगा, तो लास्ट नेम के रूप से हम कभी ये नहीं तय करते थे कि इसका ये है तो ये इस जाति का होगा। महाजन, मुझे मेरे बहुत दोस्त पूछते थे तुम महाजन हो तो पंजाबी बनिया जरूर होगी। मुझे पता नहीं था कि मेरा सरनेम किस जाति का है, क्योंकि मेरे घर पे ये विचार ही नहीं थे, ना हमें कभी इस संस्कृति में सिखाया गया था। न मेरी माँ ने मुझे कुछ कहा था कि तुम ये हो, ना मेरे पिताजी ने कुछ कहा। आखिरकार जब मेरे आजू बाजू के मेरे दोस्त पूछने लग गए कि मैं ये हूँ, मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं कुणबी हूँ, महाराष्ट्र की जो प्रजातियाँ जातियाँ हैं, तुम क्या हो, तभी मुझे बहुत बड़ा अचंभित में हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी जाति क्या है, क्या ना मुझे घर पे सिखाया गया। यही सिखाया जाता था कि अच्छे रूप से लोगों से बात करना, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना, सोच थोड़ा 2 मिनट सोचो फिर बोलो। युवा मोर्चा में होता नहीं है, क्योंकि होश और जोश की जगह जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है हमें, लेकिन उस रूप से हमें ऐसे ही संस्कार दिए गए। ये भी मुझे घर पे संस्कार दिए, मेरा भाई और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं था, क्योंकि मेरे भाई और मुझ में ये नहीं, मुझे पिताजी ने कभी कहा अरे तुम लड़की हो तो जल्दी घर आओ, राहुल बेटा तुम कभी भी जाओ, ऐसे कभी नहीं था। मैं तो ये भी कहती हूँ मेरे से अच्छी चाय तो मेरे भाई बनाते हैं किचन में, मेरे से ज़्यादा। तो समानता की ये संस्कार मेरे घर में पहले से थे। लेकिन जब 7वीं 8वीं कक्षा में मेरे दोस्त ने मुझे पूछा तो मुझे बड़ा ये लगा कि इसको ये पता है कौन है, उसको पता है वो कौन है, मुझे ही पता नहीं मैं कौन हूँ। तो उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली थे, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया। STD के पैसे ज़्यादा लगते थे तो ज़्यादा लंबा सवाल पूछ नहीं पाती थी तभी। तो मैंने कहा बाबा मुझे आपसे बात करनी है, बहुत बड़ी समस्या में हूँ और आप मुझे फ़ोन करिए। तो कह रहे मैं 2 दिन में आ ही रहा हूँ, इतनी बड़ी समस्या। वो हंसने लगे, इतनी बड़ी समस्या तो नहीं हो सकती कि 2 दिन रुक नहीं सकती। वो भी मेरे से कंजूस थे, STD पे लंबी कहाँ बात करूँ, तो वो बोले घर आके बात करते, छोटी सी बच्ची क्या पूछेगी। तो जब मैं घर आई और मैंने देखा बाबा पहले जाके, क्योंकि हम 15-15 दिन उनको देखते नहीं थे, प्रवास इतने होते थे, तो मैंने पूछा प्रमोद जी को कि बाबा मेरी दोस्त मुझे पूछे मेरी जात क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो वो कह रहे, हंसने लग गए, क्यों? नहीं मेरी ये दोस्त कोकणस्थ ब्राह्मण है, ये कुणबी है, ये मराठा है, ये है, ये वो है, सब जाति प्रजातियों के मुझे जो नाम पता नहीं थे लिखवा के लाई थी मैं कि ये सब है। मैं कौन हूँ? मुझे पूछे मैं कौन हूँ। कह रहे उनको सिर्फ कहना बेटा सबसे बड़ी जात से तुम आई हो। मैंने अच्छा कौन सी? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अच्छा 7वीं कक्षा की बेटी को तो ये समझता नहीं। मैंने बाबा प्लीज रुकिए ना, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं।
सामने वाली पूछ रही मेरी भी कोई इज्जत का सवाल है कि नहीं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? कह रहे हैं बेटा आज ये भारतवर्ष जब आगे जाएगा ये मेरी पीढ़ी देख नहीं पाएगी। वो खुद तभी विजन के रूप से कहते थे, लेकिन तेरी और तेरी आगे वाली पीढ़ी ये जरूर देखी जब भारत आगे जाएगा तभी आगे जाएगा। अपने नाम के साथ जब कोई जाति व्यवस्था का जो रिकामा वो रहता है ना फॉर्म में, वो ना भरते हुए ये लिखाएगा कि मैं भारतीय हूँ और मैं इंसानियत से काम करना चाहता हूँ, तो ही देश बदलेगा। फिर मैंने कहा ये आप कह तो रहे हो, लेकिन फिर जाति व्यवस्थाओं में ऐसी ऐसी बातें क्यों है? तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा बेटा जाति व्यवस्था इसलिए इसमें बातें हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ पे इतने परसेंटेज रिजर्वेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा ये क्यों है, क्यों नहीं हम सब साथ में हैं? क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था। उन्होंने कहा मुझे कि बेटा हमारे पूर्वजों की बहुत सारी गलतियों की वजह से बहुत सारे अपने ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्थाओं से दलित, पीड़ित, शोषित है, और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सब साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने समर्थन करना चाहिए। 7वीं कक्षा की बेटी को ये कुछ नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं आज राजनीति में जाती हूँ, आज मैं गाँव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, चुनाव जब लड़ती हूँ, चुनाव में देखती हूँ कि समीकरण जातियों का ज़्यादा होता है, भाषाओं का ज़्यादा होता है, अरिथमेटिक करी जाती है, तभी समझ आता है कि देखिए हम इतनी विविधताओं में एक देश ज़रूर है, लेकिन इस एकता में कितनी सारी दरारें पड़ी हुई है। और इस दरार को भरने के लिए आज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार संविधान पढ़ लिया होता ना हमने युवा के रूप से, तो दरार अपने आप भर जाती। ये विजन आदरणीय हमारे प्यारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें तभी दी थी, जिसका कोई मूल्य मापन अभी तक किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है हमारी हैसियत भी नहीं है। वी डोंट हैव कैपेसिटी और लेवल to think what Dr. Baba Saheb Ambedkar thought about the country 50 years before us, 70 years before us and 100 years ahead of us. और ये विचार करना कोई मैवरिक और होशियार आदमी ही जिसको एक दैवी शक्ति होगी, ऐसा ही आदमी कर सकता है। मुझे ये भी बात का बहुत अचंभा होता था, मैं हर वक्त जब बात करती थी, किताबें बहुत पढ़ती थी, और अभी मैं पंड्या जी को वही कह रही थी कि साहित्य जब तक भारत में जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। हमारे सोशियो कल्चरल कास्टिज्म में भी सोशियो कल्चरल लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है कि इस विचारों का कवि है, वो उस विचारों का कवि है, इस विचारों का राइटर है। लेकिन ये राइटिंग, कवियत्रा सब कुछ एक दर्द से निकलती, एक विचारों से निकलती, तो मैं समझ पाती हूँ। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर का हम विचार करते, जिनके साथ पूरा देश तभी भी साथ में था, तो मैंने कभी किसी को पूछा, एक बहुत बड़े हमारे संघ के कार्यकर्ता थे, मैंने कहा कि सर जब देश की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और देश 2 टुकड़ों में बटा, तो आपको ऐसे नहीं लगता समझो बाबा साहेब चाहते तो वो एक देश अपनी तरफ ले सकते थे? तो कार्यकर्ता मुझे देख के अचंभित हुए, ये सवाल तो बढ़िया है। मैंने बढ़िया नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए है कि जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों का देश बने, और मैं भारत के बारे में कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि वो राजनीतिक हो जाएगा और मुझे इस पटल पे राजनीति नहीं कहनी है। लेकिन जब भारत अलग होगा तो किसी ने तय किया कि नहीं भारत देश मेरा है, वहाँ की जाति प्रजाति भी अपने रूप से करूँगा। लेकिन एक ही आदमी थे और एक ही इंसान थे जिन्होंने भारत को टुकड़े होके अपने विचारों के रूप से या अपने आप का फायदा, उनका फायदा तो सबसे ज्यादा होता। आज पहले प्रधानमंत्री आप समझो देखते और समझो विचार किया होता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी हो सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा इस देश की राजनीति नहीं थी, समाज के साथ समाज का उत्थान हो और भारतवर्ष आगे बढ़े, उस रूप से वो आगे बढ़ते थे। इसलिए भारत के टुकड़े जिन लोगों ने किए अपनी जाति प्रजाति धर्म के लिए किए, वो कुछ दिन के लिए रहे और खत्म हो गए, लेकिन उससे सबसे बड़े बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दिल में हर वक्त जीवित रहे, जो किसी जाति प्रजाति नहीं तो देश और देश की इस विचारों के साथ आगे बढ़े। वी ऑलवेज डिस्कस दैट चर्च एंड गवर्नमेंट हैज टू बी डिफरेंट। ये हर वक्त विचार होते थे, पश्चिमी विचार है कि धर्म और संगठन, सरकार, ये 2 अलग विचार होते हैं। और ये हमें सिखाया किसने? ये सिखाया तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। यही तो संविधान है। आज आप कहते हैं गीता पे हाथ रखिए, कुरान पे हाथ रखिए, हर किसी धर्म के रूप से हाथ रखते हैं, लेकिन संविधान, धर्म तो मैं अपना धर्म है, आई प्रैक्टिस माई रिलीजन एज ए हिंदू एट माई हाउस वेयर आई हैव टू प्रैक्टिस, रिस्पेक्टफुली प्रैक्टिस, बट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जब हम धर्म की किताब को जितने अपने गले से लगाते उतने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की किताब को उतने ही दिल से उसके ऊपर हाथ रख के कहेंगे हाँ मैं भारतीय हूँ और ये संविधान ही मेरे लिए सब कुछ है, तो ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना हम पूरा कर सकते हैं। ये ताकत उसमें है। युवाओं की अपेक्षा
और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में और अपनी व्यवस्था में पार्लियामेंट्री व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा कि इंग्लैंड की व्यवस्था थी, पाश्चिमात्य व्यवस्था थी, वही व्यवस्था उस रूप से लेके गए, लेकिन आई थिंक इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड फॉर्मूला। हाँ, भारत में संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो जिस प्रकार से विचार के रूप से हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप से वो बढ़ा नहीं। हाँ, आज हम उस गति से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमें और गति चाहिए जिस रूप से भारत और भारत के सारे युवाओं के विचार वो सबको आगे बढ़ाना है। लेकिन जब आप इसका विचार करते हो तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ये प्रूवन है। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को उखाड़ के फेंकने के विचार 4 लोग अंबेडकर जी का नाम लेके करते हैं। परसों हमारा उपोषण हुआ, हम सब सांसद उपोषण पे 8-8 घंटे बैठे हुए थे, तो किसी ने मुझे कहा ये महात्मा गांधी, ये उनके विचार उपोषण के हैं। मैंने बात सही है, लेकिन मैं आज की पीढ़ी में इतना भी कहना चाहती हूँ, राजनीति नहीं, लेकिन सिर्फ लास्ट नेम अंबेडकर या गांधी होने से आप गांधी और अंबेडकर के विचारों से नहीं जुड़ते। ये सिर्फ घराने का नाम लगाने से अकल नहीं आती, तो इन विचारों को अपने दिल में, अपने लाइफ में आत्मसात करना बहुत जरूरी होता है। और वही पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें जरूरी है। एक एक गरीब आदमी, आप जब देश में देखते हो, जब चुनाव होता है 1951 से देखते आएंगे आप, तो देश में जहां जहां चुनाव होता है तो एक से एक गरीब आदमी, अपेक्षा अपर मिडिल क्लास से होती नहीं है, थिंकिंग क्लास से होती नहीं है, क्योंकि अपने विचारों से वे तय करते हैं गर्मी में उतर के हमें वोट करना है कि नहीं। चलो वो परसेंटेज इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इस देश की जब करनी, आगे बढ़ानी हो, वो किसान हो, वो युवा हो, वो महिला हो, जो किसान के साथ काम करके उसके साथ मदद करती है और देश को आगे बढ़ाती है, जब वो लोग तय करते हैं कि हर कोई चुनाव आता है तो अपने घर का जल्लोष समझ के वो चुनाव उतना ही जरूरी किसी नेता को होगा उतना ही उस वोटर को होता है, वो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। आज आप देखते रहेंगे, बीच में इतनी स्थिति खराब थी जब हम संविधान को नहीं मान रहे थे, जब हमने इमरजेंसी का एक दौर देखा। मेरे पिताजी खुद 1.5-2 साल जेल में थे, मेरा भाई तभी पैदा हुआ था और वो देख नहीं पाए, उसको 2 साल का जब हुआ तभी देखा उन्होंने, क्योंकि उठा के ले गए थे उनको अंबेजोगाई से। वो और मुंडे जी साथ में बाइक में थे, पकड़े गए और ले गए उनको। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन उस विषय पे जब हम देखते हैं कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन फॉलोड, इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय अ थॉट प्रोसेस, तभी तभी देश में अराजकता होती है। और आज वैसी ही स्थिति हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अराजकता की स्थिति हो रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च प्रमाण से देखने की स्थिति नहीं हो रही है। आज एक गरीब आदमी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ताकत दी, इसलिए वो गरीब आदमी तय करता है कि हाँ, मैं पूनम महाजन को वोट करना चाहता हूँ, मैं धूप में निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए काम करे जब मैं उसको वोट करें। ये ताकत बाबा साहेब ने हमें दी है। दिस इज अ स्ट्रेंथ वी हैव। आप अमेरिका देखिए, आप हर वक्त हम पाश्चिमात्य देशों को कंपैरेटिवली देखते हैं और सोचते हैं हम कहाँ पीछे पड़े हैं, लेकिन अमेरिका में 60 के दशक तक भी एक पूरी ब्लैक कम्युनिटी को वोटिंग के राइट्स दिए नहीं थे। इवन महिलाओं को वोटिंग राइट्स अमेरिका में बहुत बाद में मिले। आप ये सोचिए, जब भारत पूरी तरह स्वतंत्र हुआ तभी कोई पुरुष सिर्फ स्वतंत्र हुआ, महिला नहीं हुई, या महिला थोड़ी स्वतंत्र हुई, पुरुष 100% हो गया, ऐसे नहीं था। इट वॉज इक्वालिटी अमॉन्ग्स्ट ऑल। इट वॉज ऑल अबाउट इक्वल राइट्स। एंड वाई दैट इक्वल राइट्स वी गॉट? नॉट बिकॉज ऑफ सम फैमिली नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज आप साहित्य में देखें, साहित्य में इतना पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि जो साहित्य नहीं पढ़ता, इस देश का संस्कृति नहीं समझता, वो किसी काम करे, खोखला इंसान है। वो राजनीति में कहीं और है। कोई भी साहित्य पढ़े, मैं मराठी साहित्य पढ़ती हूँ। अभी मैं वही कहानी सुना रही थी, विंदा करंदीकर की एक बहुत सुंदर कविता है कि संत तुकाराम और शेक्सपियर जब मिलते हैं तो वो विठोबा के बारे में कैसे बात करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और गरीबों का भगवान, जब हम विठोबा के बारे में बात करते हैं, ये सब व्हेन वी लुक एट इट, हमारी जो सोशल सिस्टम है वो इतनी डीप रूटेड है, इतनी कनेक्टेड है, लेकिन जब उसमें राजनीति अपना कलर फेंकती जाती, किसी इसमें हरा फेंकता है, कोई इसमें लाल फेंकता है, कोई इसमें सफेद फेंकता है और कहता है बाबा साहेब हमारे हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट वी हैव टू डू। वी एज अ यंग नेशन, एज अ यूथ विंग प्रेसिडेंट, मैं नहीं तय करती कि मेरे युवा मोर्चा में कौन किसको कितने प्रतिशत लाना है। मैं ये समझती हूँ जो अच्छा काम करता है वो आना चाहिए और यही ताकत होनी चाहिए, और युवा भी यही चाहता है। मैं अभी अमी जी से बात कर रही थी, उनके पीएचडी के विषय पे उनको मैं पूछ रही थी। उन्हें कहा कि आई हैव डन पीएचडी इन विमेन एम्पावरमेंट। आई सेड मैम, वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट व्हेन वी विल टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी।
शी सेड द रोड टू जेंडर इक्वालिटी इज ओनली थ्रू विमेन एम्पावरमेंट। तो यही बात बाबा साहेब ने हमें कही कि महिलाओं को, आप पढ़ोगे बाबा साहेब के बारे में, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ऊंची हूँ इस बारे में कहने, महिलाओं को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे भारत सशक्त नहीं होगा। ये बाबा साहेब ने कहा था तभी। लेबर लॉज का किसी ने फाउंडेशन डाला है, स्ट्रेंथ टू दोज लेबर्स, जो कर्मचारी काम करते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने डाला है। जेंडर इक्वालिटी का अभ्यास और जेंडर इक्वालिटी की विजन किसने दी होगी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दी थी। देयर इज सो मच टू सी। सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी चश्मे से ना देखें तो सब बाबा साहेब अम्बेडकर को समझ पाएंगे, लेकिन आजकल लाल चश्मे से तय किया जाता है बाबा साहेब मेरे, कोई हरा चश्मा तय करता है बाबा साहेब मेरे। आप चश्मे में रंग ना चढ़ाते, बाबा साहेब को अपनी खुली आंखों से देखेंगे तो देश की विजन हमें दिखाई देगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाबा साहेब खुद अपने रूप से उच्च विद्या विभूषित थे, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, और मैं गर्व से कहती हूँ महाराष्ट्र सरकार में जहाँ पे वो पढ़ने के लिए पढ़ाई करते थे उस घर को हमने लिया है। और मैं महाराष्ट्र से आती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा ये लगता है, इंदू मिल में हम सबसे बड़ी बाबा साहेब का बहुत बड़ा भूमि पूजन करते, स्मारक बना रहे, वहाँ पे अभ्यास के लिए स्मारक बना रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 ऐसी जगह अपने देश में निकाली है और उनका वाक्य बहुत अच्छा है। जब कल अलीपुर में इतनी सुंदर वास्तु का उद्घाटन हुआ, उसके पहले एक ऐसी वास्तु का उद्घाटन हुआ था तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसी एकमेव पहली सरकार है जिसका भूमि पूजन भी हम करते हैं और बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, और ये सिर्फ 4 सालों में होता है। यही विचार है। दिन दुगनी रात चौगनी करने का समय आ चुका है। जब मैं कहती हूँ सिल्वर जुबली से गोल्डन जुबली पहुंचना है, तो भारत भी उस स्वर्ण काल तक जा रहा है जब ये सारा युवा आने वाले 10-20 साल में ये युवा अपने आप को उस आहुति में नहीं देगा स्वाहा करके कि हाँ, एज ए यंग पर्सन इट इज माई ड्रीम इज दिस नेशंस ड्रीम। जो कोई आपका सपना हो, वो स्किल सपना हो, स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया, जो विचार का सपना हो, डॉक्टर बन रहे, प्रोफेशनल बन रहे, कुछ भी बन रहे हो, स्किल लेबर बन रहे हो, आप अच्छे किसान बनना चाहते हो, ये सारा ये सपना देश के साथ जब आप जोड़ेंगे तो ही वो देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का होगा। और इसमें सबसे बड़ी और जरूरी बात होगी एजुकेशन। सो आई कम टू द मेन पॉइंट, नॉलेज इज एवरीथिंग। जैसे हम राजनीति में कहते हैं नेता कितना बड़ा बनता है जब इंफॉर्मेशन उसके पास सबकी बराबर से होती है, बट नॉलेज इज एवरीथिंग। नाउ दिस नेशन डज नॉट नीड अ लीडर who has a last name which is only famous but doesn't have a वाणी or thinking to take it forward। आज लोग चाहते हैं कि जिसको मैं वोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिस नेता को मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, वो मेरे लायक है कि नहीं। आज हमारी परीक्षा है, आपकी परीक्षा नहीं है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेताओं को या राजनीति पब्लिक पर्सनैलिटी को देखने के लिए इतने बार हाई कर दिए है, इतने ज्यादा, माने हम देख नहीं पाते। उनके काम की वजह से द एक्सपेक्टेशन बार्स हैव गॉन सो हाई कि आज हम उधर पहुंचने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द वे ही इज पुट इन हिमसेल्फ। और यही आज नया भारत हम देखना चाहते हैं। एंड नॉलेज इज एवरीथिंग, लैंग्वेज इज एवरीथिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, our social, natural, cultural integration is everything to take this nation forward. And this is what Dr. Baba Saheb Ambedkar has taught us. बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हो, इसमें छोटी छोटी बातें, उनकी कहानियाँ, माई अम्बेडकर के साथ कैसे थे, कैसे विचार हुए। मुझे दुख लगता है जो अपने आप को बाद में अम्बेडकर लगा के राजनीति कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, जो बाबा साहब को समझे ही नहीं और एक अपने आप को स्टैंप लगा के रखा है, बाबा मैं तो अम्बेडकर हूँ। और मैं उनको हर वक्त कहती हूँ कि तुम कौन हो अम्बेडकर, अम्बेडकर हमारे भी, हम सबके अम्बेडकर हैं, इसलिए हम सब साथ हैं। आज यही विचार हमें आगे ले जाने हैं। ये विचार आगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से होंगे। आप जितने पढ़ोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बहुत विस्तार है हमारे सामने। यू चूज व्हाट यू वांट, वी हैव इनफ भंडार पड़ा हुआ है नॉलेज का। भारत की संस्कृति इतनी डीप रूटेड है। बस जब मैं MP बनी, उसके पहले मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, तब तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी पढ़ी नहीं थी, अभी भी पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन उसकी एक छोटी पुस्तिका निकलती है जो हमें पॉइंट वाइज सिखाते हैं। सबसे पहले मैं MP बनने से पहले मैंने, तभी मेरा विश्वास था मैं जीतूंगी, बहुत टफ कंस्टिट्यूएंसी थी, लेकिन सबसे पहले मैंने वो किताब पढ़ी, क्योंकि जब तक मैं नहीं समझ पाऊंगी दूसरों को क्या सिखाऊंगी। लेकिन यही अपेक्षा आजकल युवाओं से होती है और युवाओं ने उस रूप से करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि मैं सवाल जैसे ऋत्विज भाई ने सामने रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऋत्विज भाई ने बहुत सही सवाल सामने रखे। आज भारत जिस ओर से जा रहा है, जिस रूप से भारत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस रूप से युवा चाहता है कि
दिस शुड बी, माने ये जो अभी की पीढ़ी है और आने वाली दूसरी पीढ़ी है वो भारत का स्वर्णिम काल देखने वाली है। उसके लिए बहुत सारी पीढ़ियां खप गई, उन्होंने अपनी जान दी, अपने लिए मेहनत की। आज हमारे प्रधानमंत्री मेहनत करें कि उनके आगे आने वाली पीढ़ियां देश को आगे बढ़ाए। ये हमारी ताकत है, हमारी संस्था है, हमारे विचार है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार जब तक हम घर तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे मराठी में एक बात है कि जगाला सांगे ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण, माने लोगों को अम्बेडकर जी के बारे में ज्ञान तो बताने वाले बहुत है, खुद खाली हैं जेब में, कोरडे पाषाण, सूखे हुए हैं, सूखे पत्थर की तरह है। ये बात आजकल राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ। तो मैं इतनी विनती करती हूँ इस पटल से आप सबको, भाजपा के रूप से विनती भी नहीं कर रही, एक युवा के रूप से आपसे विनती करती हूँ कि आप अंबेडकर जी का सिर्फ नाम मत देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, फिर आपको समझ आएगा कि किस विचारधारा के रूप से हम काम करते हैं और किस विचारधारा की अपेक्षा अंबेडकर जी की इस देश से थी और कितने अच्छे रूप से ये विचारधारा मेल खाती है। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय वाइस चांसलर जानी साहब को कि आपने इतने सुंदर रूप से एक कार्यक्रम किया। मुझे लगता है 3 दिन का कार्यक्रम है। जब ऋत्विज भाई ने मुझे फ़ोन किया कि पूनम बहन कार्यक्रम है, मैंने ऋत्विज भाई आपका कार्यक्रम है तो हिट होगा ही, मैं ज़रूर आऊँगी। और मेरे लिए अच्छा, आज मैं चुनाव क्षेत्र के, अगले साल चुनाव है, लेकिन चुनाव क्षेत्र के कार्यक्रम छोड़ के मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऋत्विज भाई ने मुझे बुलाया, यहाँ से मुझे सूरत भी ले जा रहे एक कार्यक्रम में, और ये मेरा सौभाग्य कि आज मैं आप जैसे लोगों के साथ, विचारवंतों के साथ बैठ के अपने विचार आगे लगा रही हूँ। और आई होप दिस टेक्स फॉरवर्ड। मैं हर वक्त कहती हूँ इट्स अ चेन रिएक्शन, व्हाट आई सेड कम्स। आप में से 4 लोग मानेंगे नहीं, 4 लोग मानेंगे, 2 कहेंगे मूर्ख है, 2 कहेंगे बहुत होशियार है, लेकिन कहीं ना कहीं 50% एवरेज तो मेरी बैटिंग की हो जाएगी और वो आगे तो ले जा सकते हैं। इतनी अपेक्षा रखती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी रंग के चश्मे से ना देखे, तो साफ सुथरे चश्मे से देखे, जो ग्लास क्लीन होती है, साफ करिए उसको, और तब देखेंगे तो भारत के निर्माण का और भारत की विजन का सपना आपको बराबर से दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भीम के बेटे बहुत हैं, हम भी भीम की बेटियाँ हैं। हमारे यहाँ ऐसे गाने भी चलते, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ कि आ गई देखो पूनम महाजन भीम की बेटी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये सम्मान है हमारे लिए कि हमें भी अम्बेडकर जी के बेटी करके हमें समझा जाता है और यही सम्मान सबको मिले। आप सबको बहुत बहुत बधाई एक सुंदर कार्यक्रम के रूप से। मेरे हाथ से कुछ भी हो सके तो मुझे बुलाइए, लेकिन मैं जाते जाते एक सजेशन ज़रूर दूंगी। इतने सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ ओनली स्पोकन अबाउट, अर्थशास्त्री जैसे थे, कहा गया बहुत ज़रूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी पूरा विचार रखा, क्यों ना हम पॉलिसी पेपर बनाएं हर 14 तारीख को और उसमें कंपटीशन रखें, क्योंकि मैं पॉलिसी में बहुत काम करती हूँ। You expect politician to make policy to implement it on the ground. That is bureaucracy's job, which is very difficult through bureaucracy. But you expect a politician to do policies for the country. But a politician, how will he get an idea of policy? He gets it from the people because he comes from the same society. क्यों ना हम एक competition रखें कि इसी युवाओं में से 1, 2, 4 ऐसे पॉलिसी के विचार हैं। आप देखिए जैसे ओबीसी कमीशन के लिए पार्लियामेंट चलनी नहीं थी, उस पर यहाँ का युवा क्या विचार करता है, वो कोई म्यूट पार्लियामेंट बना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें एक नया विचार और पार्टिसिपेशन। से पूनम भाषण दे के गई, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन एक 2 वे पार्टिसिपेशन हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उसमें और मैं कुछ कर सकूं तो मुझे भी, मेरे लिए सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर से एक बार नमन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती पूनम महाजन महोदया। खुली आंखों से भारत रत्न महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी को देखने का आपने एक विजन दिया हम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच केवल आयु से ही वरिष्ठ नहीं किंतु विचारों से भी वरिष्ठ पद्मश्री आदरणीय विष्णुमय पंड्या भी उपस्थित हैं। आपके विचारों से प्रेरित होने का हम सबको लाभ मिले, इसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय श्री